दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी। हम लोगों ने इनसे ही लिखना सीखा। इनकी संवेदना, इनकी भावुकता, इनकी शैली ने हम लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। कहानियों से लेकर के उपन्यास तक। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, हमारे मित्र ये जानना चाहेंगे कि आपने कहानियां क्यों लिखनी शुरू की? कहानियां लिखने के पीछे क्या मकसद था आपका? पहले बात तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझसे बातचीत करने के बारे में सोचा, और आपसे जुड़े हुए तमाम दोस्तों को भी मेरा नमस्कार। तो पढ़ने का बहुत शौक था, और मेरे पिताजी किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। जाहिर है कि वो ज़्यादातर जो है अरबी फारसी की कहानियाँ सुनाते थे, जैसे किस्से चार दरवेश या हजार दास्तान, अमीर हमजा की कहानियाँ, हातिम ताई की, या जो है अलिफ लैला जिसे कहते हैं, ये सब कहानियाँ मौखिक रूप से सुनाया करते थे। तो मैं सुना करता था, और मैं कहानी की छोटी छोटी किताबें बाजार में फुटपाथ पर बिकती थी, तो वो सब मैं खरीद कर मेरे पिताजी मुझे देते थे, मैं पढ़ा करता था। तो पढ़ते पढ़ते इसी क्रम में एक बार जब मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था और कक्षा 11 का मैं विद्यार्थी था, तो जिस इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। तो उस लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थी लगभग मैं पढ़ गया था। तो उन किताबों को पढ़ते हुए एक छोटा सा उपन्यास शरदचंद्र का परिणीता, जिस पर 2 फिल्में बनी है, एक तो बहुत पुरानी और एक नई बनी है। परिणीता उपन्यास को पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों अचानक मेरे ध्यान में आया कि भाई मैं भी इस तरह की कहानी लिख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कोशिश करके देखते हैं। एक था प्लॉट ऐसे आ गया जहन में, और मैंने जो है वो उसको कहानी की शक्ल दे दी। और जाहिर है कि हम लोग सबसे बहुत जानकार या विद्वान अपने अध्यापकों को समझते थे। तो मैंने अपनी वो कहानी जो मैंने लिखी थी वो अपने गुरुदेव को दी, जो हिंदी विचार व्यक्त किया। तो थोड़ा बहुत गुस्से में थे, और कहा कि ऐसी कहानी नहीं लिखनी चाहिए, कोई ऐसी बात लिखनी चाहिए। तो बहरहाल वो गुस्सा उनका जायज़ था, क्योंकि उस कहानी में थोड़ी सी जिसको कहते हैं सामाजिक गड़बड़ी थी। तो उन्होंने टोका। तो फिर उस दिन मैंने तय किया कि भाई कल्पना से नहीं लिखना चाहिए, इसमें गड़बड़ हो सकती है। जब तक हम आज को निकटता से न देखें न समझें तब तक कहानी नहीं लिखनी चाहिए। इस प्रकार कुछ दिन तक मैं रुका रहा, अवरुद्ध रहा मेरा लेखन। लेकिन बाद में तमाम ऐसी घटनाएं, ऐसे पात्र, ऐसे चरित्र आने लगे मेरे जहन में कि मैं सोचता था भाई वो कहानी लिखी जानी चाहिए। तो इस तरह से मेरा कहानी लिखने की तरफ एक तरह से रुझान। आप इस समय दिल्ली में रह रहे हैं जी। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के एक गांव में हुआ, और उस गांव का नाम है बलापुर। मेरा एक उपन्यास है मुखड़ा क्या देखे, अगर उसे किसी ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो वो गाँव के का जीवन ही और वहाँ की समस्याएं उसमें हैं। लेकिन मैं यह बता दूं कि मैं सिर्फ जन्म लिया मैंने उस गांव में, और मैं 2.5 वर्ष की उम्र थी, जैसा कि मेरे माता पिता ने बताया। तो उसी समय मुझे लेकर मेरे माता पिता मध्य प्रदेश चले गए, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो मध्य प्रदेश की थी। मेरे पिता जो थे इलाहाबाद के थे। जो प्रारंभिक जीवन है वो
मध्य प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। और मैंने वहाँ 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मेरी मध्य प्रदेश में ही हुई। और वो मैं जगह बता दूं, आज डिंडौरी डिंडौरी तो आज जिला बन गया है। और अभी मैं 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले गया था तो वो पहचान ही नहीं आ रहा था, बहुत बड़ा शहर बन गया है। उस जमाने में एक हुआ करता था, वो भी रविवार को एक दिन बाजार लगता था, तो तहसील हुआ करती थी और जिला होता था मंडला। तो नर्मदा नदी है वहां पर, तो नदी के उस दूसरी तरफ डिंडौरी है और उसके इस तरफ वो गांव था जहां मैं रहता था अपने माता पिता के साथ। वहां मेरी नानी और मामू वगैरह भी मेरे रहते थे, तो मेरा बचपन वहां गुजरा। लेकिन पैदाइश मेरी इलाहाबाद जिले के बलापुर नामक गांव। मैंने कक्षा 8 तक की पढ़ाई, 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मैंने वहां की। उसके बाद मेरी माँ का निधन हो गया। तो मेरी माँ का निधन होते ही मेरे पिताजी मुझे लेकर फिर वो मेरे इलाहाबाद के से, तो वो अपने पैतृक स्थान पर रहना चाहते थे। वो तो माँ की वजह से कोई मजबूरी थी, व्यवस्था थी। तो उसके बाद वो मुझे लेकर फिर इलाहाबाद आ गए, मतलब उसी गांव में, बलापुर नामक गांव में। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ दिनों के बाद वो भी बीमार पड़ गए और मेरे माँ की निधन के शायद 8-9 महीने के बाद अंतराल में ही उनका भी निधन हो गया। और वो एक वर्ष जो है मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मेरी पढ़ाई बाधा हो गई। 8वीं तक वहाँ करके आया था, तभी मैं नहीं कर पाया। और उसके 1 साल के बाद फिर 9वीं कक्षा से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन वो भी मैं बता दूं कि इलाहाबाद जिले में नहीं, मेरे के पास जो है 2 इंटरमीडिएट कॉलेज थे। लेकिन जाहिर है कि वहाँ मेरी पढ़ाई नहीं हुई, उसके अनेक कारण हैं। और इसको विस्तार से जानने के लिए मैं सुझाव दूंगा जिन्होंने न पढ़ा हो, मेरा उपन्यास है समर शेष है। ये बिल्कुल आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसे अगर पढ़ लेंगे लोग तो ये सारी कथा स्पष्ट हो जाएगी। तो लेकिन बाद में आपने जामिया में अध्यापन कार्य भी किया। जी। और अब अभी आप जॉब कर रहे हैं, रिटायर हो गए आप? नहीं, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ। 2014 में मैं रिटायर हो गया। अच्छा अच्छा। मैं बता दूं कि बाद में इलाहाबाद वहां से चला गया मैं, और वहाँ के कस्बे स्कूल इंटरमीडिएट किया। उसके बाद बीए भी मैंने मिर्जापुर शहर से ही किया। बीए करने के बाद वहाँ आमतौर पर मिर्जापुर में तब वो पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई नहीं होती थी, सिर्फ बीए तक की पढ़ाई होती थी। तो बीए करने के बाद जो लोग एमए करना चाहते थे वो प्राय बनारस जाते थे, बीएसयू, क्योंकि नजदीक था वहाँ। लेकिन मैं, क्योंकि पैदाइशी मतलब स्थान था मेरा इलाहाबाद का गांव, तो मैं एमए करने इलाहाबाद आ गया। तो मैंने एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया और वहीं हिंदी के प्रख्यात कवि, चित्रकार और विद्वान जगदीश गुप्त के निर्देशन में मैंने शोध कार्य किया। और उसके बाद फिर मुझे नौकरी छोटी सी मिली, कहाँ, बनारस में। तो 10 वर्षों तक मैंने बनारस में पढ़ाया, एक इंटर कॉलेज में 10 वर्षों तक पढ़ाया। और उन्हीं 10 वर्षों के बीच मैंने वहाँ के बुनकरों के समाज का पूरा अध्ययन किया, जिसका परिणाम वो उपन्यास है। कोशिश करता रहा किसी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की, लेकिन यह है कि वहाँ के बाद सीधे फिर जामिया मिलिया में मुझे अवसर मिला और मैं 1984 में जामिया आ गया। आपने 2014 में मैं सेवानिवृत्त हो गया। कहानियां आपने बहुत लिखी हैं, कहानियों के आपके संग्रह भी कई हैं। जी। कितने संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं अभी तक? कहानियों के 7 संग्रह प्रकाशित। 7 कहानियां का संग्रह। जी। कहानियों से आपकी चर्चा हो रही थी, लेकिन ये जो झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास ने एकदम से आपको बहुत चर्चित कर दिया, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आया। और इसकी बुनावट, इसका कथ्य और जी। इसको जिस मतलब ये एक मील का पत्थर साबित हुई
हिंदी साहित्य के उपन्यास में, जो कंटेम्प्रेरी बाद के उपन्यास लिखे गए उसमें। इसके अलावा भी आपने उपन्यास लिखे हैं। ये मुखड़ा क्या देखे भी उपन्यासी है आपका जी। और अपवित्र आख्यान, ये रैन बसेरा भी उपन्यास है आपका शायद? नहीं नहीं, रैन बसेरा कहानी संग्रह का। कहानी संग्रह है आपकी। एक कहानी संग्रह है रफ रफ मेल, जिसका फ्रेंच में भी अनुवाद हुआ है शायद। किताब अनुवाद मतलब एक मेरा कहानी संग्रह है रफ रफ मेल। तो उसमें कुल 15 कहानियां हैं, 15 कहानियां हैं, लेकिन उनमें से 3 कहानियों को छोड़कर 12 कहानियों का फ्रेंच में अनुवाद किया, और वो किया गया, और वो रफ रफ एक्सप्रेस नाम से पेरिस से वो छपा, प्रकाशित हुआ। रफ रफ एक्सप्रेस नाम से शायद वो प्रकाशित हुआ। तो बल्कि मैंने उनसे पूछा अनुवादक से कि ये मेल को आपने एक्सप्रेस क्यों कर दिया, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प कारण बताया। कहा कि देखिए यहाँ भारतवर्ष में तो मेल जो है वो ट्रेन को भी कहते हैं, बस को भी कहते हैं, लेकिन फ्रांस में मेल का मतलब सिर्फ डाक होता है, डाक। उसका संबंध किसी वाहन से, किसी गाड़ी से नहीं होता। तो वहां लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो रफ रफ एक्सप्रेस नाम से वो पहले से छपा। आपकी और भी कहानियों का अनुवाद हुआ है किसी अन्य भाषाओं में? बहुत हुआ है। मेरी एक कहानी का जापानीज में अनुवाद हुआ है, एक कहानी का स्पेनिश में हुआ है, रूसी में हुआ है, एक कहानी का अरबिक में अनुवाद हुआ है, और अंग्रेजी में तो बहुत सारी कहानियों के अनुवाद हुए हैं। और अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में, उर्दू में तो खैर हुए ही हैं, मलयालम में, पंजाबी में, और क्या कहते हैं मराठी, बांग्ला में, तो विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में मेरी कहानियों के अनुवाद हुए हैं। जीनी जीनी बीनी चतरैया के भी अनुवाद 2, एक तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ है जो मैकमिलन इंडिया ने छापा था, और उर्दू में एक अनुवाद उसका हुआ जो हमारे जामिया का ही प्रकाशन है, मकतबा जामिया, उसने छापा। तो अन्य उपन्यासों भी अनुवाद हुए हैं दूसरी भाषाओं में। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, ये बताइए कि आपका एक शानदार दौर था उर्दू में, कहानी का भी बड़ा दौर था, पत्रिकाएं भी कहानियों की बहुत निकलती थी। आजकल जो कहानियां लिखी जा रही हैं, आजकल जो कहानियां छप रही हैं, इनके बारे में आप क्या राय है? आजकल जो कहानियां छप रही हैं, जिन्हें मैं पढ़ता हूं, तो यह तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो नई पीढ़ी आई है कहानीकारों की, जिनमें युवा वर्ग है, जिसमें युवक भी हैं, लड़कियां भी हैं, ये में बहुत बड़ी, बहुत ऊर्जा है। मैं कहता हूं बहुत ऊर्जा है। इसके अलावा इनके पास देखिए एक नई भाषा भी है, एक नई कहान शैली भी है। तो मेरे विचार से जो हिंदी कहानी का या कहानी का जिस तरह से विकास हुआ है, उस क्रम में ये बिल्कुल लगता है कि हाँ भी ये आगे की कहानियां हैं। जिस समय हम लिखते थे तो उस समय से आगे की कहानियां हैं। बस थोड़ी सी एक जो मुझे थोड़ी सी कमी जो महसूस होती है कि आपने जैसा कि कहा कि हम लोगों के समय में बहुत सारी पत्रिकाएं थी कहानियों की। पत्रिकाएं तो कहानियों की बहुत सी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कहानियों की नहीं थी पत्रिकाएं, वो भी कहानी छापती थी। बड़ी पत्रिकाओं में धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं थी, जो जाहिर है कि अंक में कम से कम एक कहानी छापती। कहानी की पत्रिकाओं में सारिका प्रमुख पत्रिका थी। इसके अलावा कहानी नाम से एक पत्रिका निकलती थी, निकालते थे। तो पत्रिकाएं तो बहुत थी, लेकिन छपना बहुत मुश्किल काम था, अत्यंत कठिन काम था उन पत्रिकाओं में छप पाना, प्रकाशित होना। अधिकांश पत्रिकाएं जो है ये एक ब्लॉक बनाकर एक नोट देती थी कि भाई तब कहानी आजकल के तरह से टाइप करने या उस जेरॉक्स, तो ये था कि भाई अगर अस्वीकृत हो जाए और वापस आप चाहते हैं कि आपके पास लौट आए, तो साथ में
एक पता लिखा हुआ और टिकट लगा हुआ लिफाफा जरूर रख दें। तो हम लोग ऐसा करते थे, मतलब मेरी पीढ़ी के ज्यादातर लेखक ऐसा करते थे, जहां तक मुझे मालूम है कि हम लोग कहानी जब भेजते थे तो उसके अंदर एक लिफाफा, उस पर अपना पता लिखकर और उस पर बाकायदे टिकट लगाकर वो भेजते थे। अगर नहीं भेजेंगे तो वापस नहीं करते थे, वो रद्दी की टोकरी फेंक देंगे। तो प्रायः कहानियां वापस ज्यादा आती थी, छपती बहुत कम थी। अच्छा, वापसी का कोई कारण विशेष बताया नहीं जाता था, और कुछ लोग तो बस ये अस्वीकृत सिर्फ ये लगा होता था। कुछ लोगों में कुछ तो छपा हुआ बाकायदे होता था, जैसे धर्मियों का छपा हुआ होता था, और भी कुछ बड़ी पत्रिकाओं का छपा हुआ था, उसको टैग कर देते थे बस कि आपकी कहानी मिली, धन्यवाद, लेकिन हम इसे प्रकाशित करने में असमर्थ। या तो कभी कभी तो लगता था कि भाई एक कहानी अस्वीकृत हो गई उसी पत्रिका, दूसरी कहानी अस्वीकृत हो गई, तीसरी कहानी अस्वीकृत हो गई। तो आरंभ में तो ऐसा लगता था कि लगता है ये लोग पढ़ते उड़ते नहीं, ये पढ़ते उड़ते नहीं। अच्छा, वाकई जल्दी से वापस आ जाती थी कहानी, 1 महीने के अंदर वापस आ गई। किसी किसी पत्रिका से थोड़ा देर से आती थी, लेकिन ये था कि हम लोग सोचते थे कि साहब ये लगता है पढ़ते नहीं, ये जानबूझ कर वापस कर देते हैं और ये छापना ही। 3 कहानियों के साथ ऐसा हो सकता है, ये इतनी सारी कहानियों के साथ तो ऐसा, या एक आध पत्रिकाओं के साथ ऐसा हो सकता है, अनेक पत्रिकाएं वापस कर रही हैं। तो धीरे धीरे फिर मन में विचार बना कि यार हो सकता है हमारी कहानियों में ही कमी हो, कि कहानियों में ही कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है। तो हमने फिर अपनी कहानियों में ही अपनी कमियां ढूंढनी शुरू की। और मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूं आपको और सभी को कि वस्तुतः है, जब हमने उसको दोबारा तिबारा अपनी एक ही कहानी को हम पढ़ते थे तो वाकई हमारी ही कहानी की अपनी कमियां हमारी ही दृष्टि में वो उजागर होने लगती थी कि भाई इसमें ये कमी है, इसका अंत ठीक नहीं है, इसका कुछ अंश जो है ये बेकार है, इसको न लिखते तो कोई बात नहीं थी, या यहाँ वाक्य विन्यास ठीक नहीं है, कहानी का अंत ठीक नहीं है, आरंभ ठीक नहीं है। मतलब अपना एक तरह से तब सेल्फ जो क्रिटिसिज्म था वो हम लोग करते थे। और जब वो होता था, मैं बताऊं व्यक्तिगत रूप से, तो फिर कुछ कहानियों को तो मैं वाकई में ईमानदारी से बताता हूँ, कुछ कहानियां इस लायक होती ही नहीं थी कि उनको सुधार दिया जाए। तो कई कहानियों तो हम फेंक देते थे, ये तो बेकार ही है कहानी। कुछ कहानियों को लगता था कि भाई दोबारा लिखना चाहिए, तो दोबारा लिखते थे। कई कुछ कहानियों को बार बार लिखते थे, और इसका परिणाम ये हुआ कि बाद में चल कहानियां छपने लगी और उन्हीं पत्रिकाओं में छपने लगी जो वापस किया करते थे। मेरे कहने का अर्थ ये कि तब हम लोग जीवन में तो संघर्ष कर ही रहे थे, लेखन में भी संघर्ष कर रहे थे। मैं समझता हूं कि आज शायद वह संघर्ष कम हो गया है। उस समय छपने की या प्रकाशित होने की जितनी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, आज मुझे लगता है कि उतनी समस्या शायद नहीं है। पत्र पत्रिकाएं भी बहुत हैं, समाचार, एक तो समाचार पत्र बहुत हो गए हैं, हालांकि उनमें से साहित्य धीरे धीरे गायब हो रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तक तो होता ही था, रविवार के दिन एक कहानी छपती थी। तो अब इतनी सारी पत्रिकाओं को कहानियों की जरूरत है। पुराने जो लिखने वाले हैं, जो तथाकथित हम जैसे लोग, जो वरिष्ठ लेखक, वो नहीं देते साहब ऐसी छोटी मोटी पत्रिकाओं को या अखबारों को नहीं देते, लेकिन उनको चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो उभरते हुए लेखक हैं, इनको जल्दी अवसर मिल जा रहा है, मुझे लगता है, प्रकाशित होने का। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो मेहनत कहानी में जिस तरह से की जाती थी, करते होंगे लोग, मैं ये बिल्कुल मैं उसको खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है किसी किसी कहानी को पढ़कर कि इसमें मेहनत ज्यादा नहीं की गई, थोड़ी बहुत की गई। तो ये अंतर सिर्फ है, वरना कहानी आगे बढ़ी है और हमारे नए लेखक नई लेखिकाएं लिख रही हैं, अच्छा लिख रही हैं, उनके पास नए नए विषय हैं, नए अनुभव हैं, नई भाषा शैली है उनके पास, सब कुछ है। थोड़ा सा ये है कि अगर वो जैसे हम कुछ करें तो और मैं समझता हूँ निखरेगी। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, आजकल कहानियों के विषय आप बता रहे हैं कि
बहुत नए नए विषय आ रहे हैं और नए लोगों के पास शैली है, भाषा है। आप ये बताइए कि इधर समय भी तो बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर मैं ऐसे जी कहूं कि पहले जी, इसमें इतनी कोई इतनी कट्टरता नहीं हुआ करती थी। पहले जो है वो प्रेम का भाव थोड़ा ज्यादा रहता था। पहले बहुत सारी चीजें थी जो हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था। अब वो सारी चीजें फिर से उभर के आने लगी हैं। तो क्या इन कथ्यों पर भी कहानियां लिखी जा रही हैं आजकल? मुझे लगता है कि इन इन तथ्यों, ये तथ्य नहीं है, तथ्य है ना, जो आप बता रहे हैं ये तथ्य है कि आज समय बहुत बदल गया है। तो इन तथ्यों पर कहानियां कम लिखी कम जा रही हैं, लेकिन इस इन समस्याओं का शिकार बहुत हो रहे हैं लेखक। पहले समाज में या बाहर की दुनिया में चाहे जितना भेदभाव रहा हो, चाहे जितनी कट्टरता पड़ती रही हो, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में किसी प्रकार का मुझे लगता है कि भेदभाव जैसी चीज तो मैंने नहीं पाई, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। और न तो किसी प्रकार की कट्टरता पाई। हालांकि विचारधारा के प्रति जरूर था कि भाई एक विचारधारा होनी चाहिए, लेखक की अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए और लेखक की अपनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। कमिटमेंट है तो किसके प्रति कमिटमेंट? इन बातों पर तो बल दिया जाता था। लेकिन जो दूसरे प्रकार की कट्टरता उभर कर आई है पिछले कुछ वर्षों में, और उससे जो एक प्रकार का भेदभाव जैसी चीज बढ़ी है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा विषय है, ये बड़ा विषय है। और इस विषय पर कितना लिखा जा रहा है ये तो मैं सोचता हूं कि शायद बहुत ही कम लिखा जा रहा है। जरूर मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आज लेखक जो है अगर लिख रहा है और उसको जाहिर है कि अपनी रचना को प्रकाशित भी कराना है, तो वह इतना स्वतंत्र शायद नहीं है कि हम कुछ भी लिख देंगे, किसी भी प्रकार का विचार प्रस्तुत कर देंगे तो वो हमारी रचना जो है वो लोगों तक पहुंच ही जाएगी। पहले ऐसा कुछ माहौल इस तरह का नहीं था। यह बात तो मैं समझता हूं कि दिखाई पड़ रही है। तो एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ है कि आजकल जैसे आपने बताया कि युवा लेखकों की, युवा कहानीकारों की कहानियां जल्दी छप जाती हैं और पत्रिकाएं भी उनको छाप करके और बहुत उनको इम्पोर्टेंस दे देती हैं। लेकिन देखा जाता है कि वही लेखक 8 साल बाद, 9 साल बाद वो फिर कहीं नजर नहीं आते हैं। सही कहा आपने। ये एक नई प्रवृत्ति मैं देख रहा हूं कि लोग, बिल्कुल सही है। तो ये तुरंत फुरत ख्याति प्राप्त करने की जो चेष्टा है, ये तो कहानी के लिए नुकसानदायक है। वैसे बिल्कुल निस्संदेह नुकसानदायक, कहानी के लिए ही नहीं, उनके लेखकों के लिए भी नुकसानदेह है। और दिखाई पड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं कि कोई एक कहानीकार आता है साहब, कुछ दिनों तक बहुत उसका रहता है, नाम बहुत उछल जाता है। किताब भी आजकल तो ये है ना कि कहानी छप गई, फिर 10-15 कहानियां छप गई, फिर किताब छप गई, फिर किताब की समीक्षाएं छप गई, फिर इतने पुरस्कार हो गए हैं। छपना या किताब का छप जाना, उसकी समीक्षाएं आ जाना, उस पर कोई पुरस्कार मिल जाना, इससे तो कुछ साबित नहीं होता। देखिए, ये कहानी को ना तो आगे बढ़ाती ना कहानीकार को आगे बढ़ाती। ये एक तरह से क्षणिक, एक तात्कालिक, ये जाहिर है तात्कालिक रूप से भले ही एक लाभ हो जाता है, नाम हो जाता है। कहीं पर गया हुआ था तो यूं ही बातचीत करते समय किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, रचनाकार ने, कि क्या कारण है कि हम इतने दिनों से लिख रहे हैं
कई कहानियां हमारी छप भी रही हैं और बड़ी पत्रिकाओं में भी छप रही हैं। बड़ी पत्रिकाओं समझ ही रहे होंगे कि आजकल की बड़ी पत्रिकाएं कौन सी हैं, तो कहा वहां छप भी रही हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं बन रही। कारण तो मैंने ये पहचान व्यक्ति की नहीं बनती, पहचान भी तो रचना की बनती है ना। तो और रचना की जब पहचान बनेगी तब उस रचना के लेखक की या लेखिका की पहचान अपने आप बनेगी। तो हम ये सोच लें कि साहब हमने तो 20 कहानियां लिख दी तो हमारी एक पहचान बन जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। एक कहानी से लोगों ने पहचान बनाई है। गुलेरी जी ने तो एक ही कहानी से पहचान बना ली ना, उसने कहा था हा? तो जिसकी पहचान बननी है वो तो एक कहानी से बन जाती है, छोटी सी कहानी से बन जाती है। और वरना 100, 100, 150, 200 कहानियां लिखते रहिए, उससे क्या होता है। और इतनी सारी जो कहानियां लिखी जाती हैं उनमें सब कहानियां तो अच्छी नहीं होती ना। सब कहानियां मतलब अच्छी का मतलब इस लायक नहीं होती कि साहब उनको महत्व बहुत बहुत अधिक। खुद प्रेमचंद ने बताइए, प्रेमचंद को देखिए आप, इतने बड़े लेखक थे, 300 कहानियां उन्होंने लिखी। पहले लोग तो तय हो चुका है कि 300 कहानियां लिखी, लेकिन मुश्किल से मैं समझता हूं कि 15-20 कहानियां ही उनकी ऐसी हैं जिनके आधार पर प्रेमचंद का मूल्यांकन होता है और उन्हीं कहानियों का उल्लेख होता है। तो हम लोगों ने चाहे इतनी कहानियां लिख दी हों, लेकिन कुछ ही कहानियां तो होती हैं भाई जिनको जो कहानियां याद रहती हैं लोगों या जिनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहचान ऐसे नहीं बनती है ना, पहचान का आधार रचना है। और एक और बात भी मैं ये कहता हूं कि और रचना की पहचान बनाता कौन है? पाठक बनाते हैं। आज तो ये भी मैं समझता हूँ एक चीज हो गई है आज कि पाठक तो बहुत बढ़े हैं, इसमें कोई जो ये कहते हैं साहब पाठक कम हो गए हैं, मैं कहता हूँ नहीं, पाठक पहले की अपेक्षा बढ़े हैं, साक्षरता बढ़ी है, पढ़े लिखे बहुत पढ़ लिख लिया है लोगों ने। और चूंकि बहुत सारे अखबार जो राष्ट्रीय अखबार थे वो हर प्रांतीय हो चुके हैं, हर प्रांत से हर अखबार निकल रहा है, तो पढ़ बहुत रहे हैं लोग। लेकिन अब क्या हो गया, हम लोगों के जमाने में जब कहानी कोई छपती थी तो पत्र आते थे, एक एक कहानी पर न जाने कितने पत्र आया करते थे। उन पत्रों में सिर्फ प्रशंसा नहीं होती थी, हाँ प्रशंसात्मक पत्र तो होते ही थे, कई पत्र आलोचनात्मक भी होते थे। पाठक जो सामान्य पाठक है वो एक त्रुटि निकालता था, कोई ना कोई गलती वो निकालता था और उसे हम लोग बहुत गंभीरता के साथ लेते थे कि भाई ये सामान्य पाठक है, वो कोई आलोचक नहीं है बहुत बड़ा। लेकिन पाठक की राय बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। आज ये बहुत दिक्कत ये हो गई है कि कहानी छप गई, आपको राय किस पर मिलती है? मोबाइल पर, या वो भी कोई कहता है कि हाँ जी आपकी कहानी और फला जगह मैंने पढ़ी और अच्छी लगी। तो वो जो पाठकों से जो कुछ मिलता था हमें, वो शायद आज की रचनाओं को नहीं मिल पा रहा है। तो यह भी एक बड़ा कारण है। तो पाठक ही पहचान बनाते हैं। आपको क्या नहीं लगता कि पहले जैसे आपने बताया कि कहानी लिखी, कहानी भेजा तो उसके साथ वापसी का लिफाफा भी लगाया, और संपादक बड़े बड़े शहरों में रहते थे तो संपर्क नहीं होता था। आजकल एक फैक्टर क्या आपको नहीं लगता कि कुछ संपर्क ज्यादा हो गया है तो कहानियां भी जल्दी छप जा रही हैं लोगों की? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल एक कारण है, बिल्कुल एक कारण नहीं। मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि कुछ पत्रिकाएं उस समय हम लोगों के समय में कुछ पत्रिकाएं एक वाक्य और छापती थी कि आपको इतने दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर, इतने दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा और अपनी रचना के संदर्भ में कृपया पत्र व्यवहार न करें। यानी मना कर देते थे कि आप चिट्ठी लिखकर ना पूछे कि साहब मैंने इतने दिन पहले एक कहानी भेजी थी, पत्र व्यवहार क्या हुआ साहब अभी तक ना करें। मतलब अपनी रचना के निर्णय हम आपको अवगत करा देंगे इतने दिन के अंदर, आप कृपया पत्र व्यवहार न करें। तो हम लोग पत्र व्यवहार भी नहीं कर सकते थे, जानते थे कि भाई ये और नाराज हो सकते हैं, जब मना कर दिया तो क्यों चिट्ठी लिख रहे हो भाई। अच्छा आज क्या है, अच्छा एक समय जैसा कि आपने खुद बताया तो हम लोग दूर दराज के इलाकों में रहते थे। मैं भी भाई, मेरा एक तरह से देखिए तो लेखन कहाँ हुआ, अधिकांश तो बनारस में रहते हुए हुआ, फिर इलाहाबाद में रहते हुए हुआ,
अब बनारस से कोई बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका नहीं निकलती थी कहानियों की। एक निकलती थी कहानीकार नाम से, लेकिन कोई उसका बहुत महत्व, हालांकि बहुत नियमित निकलती थी पत्रिका, लेकिन उसका कोई महत्व उतना नहीं था। इलाहाबाद से कहानी नाम की पत्रिका निकलती, सतीश जमाली उसे देखते थे, संपादक उसके श्रीपद राय थे, प्रेमचंद के बेटे, वो दिल्ली में रहते थे, तो निर्णय तो श्रीपद राय करते थे ना, वो सतीश जमाली तो सिर्फ देखभाल करते थे, क्योंकि सतीश जमाली से तो मुलाकात हो जाती थी हम लोगों के इलाहाबाद। लेकिन जब हम लोग कहते थे कि यार मैंने कहानी वो भेजी थी, वो छपी नहीं, कहने भैया मैं निर्णय छोड़ लेता हूँ निर्णय वहां से होता है। तो हम लोगों का संपादक, जो मुख्य संपादक था, उससे तो मिलना ही नहीं हो पाता था। हम लोग मिलते, उनसे बातचीत करते। अच्छा, अब दिल्ली वगैरह जैसे कभी 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 दिल्ली आना होता था किसी काम से, तो भी साहब हिम्मत नहीं पड़ती थी। मुंबई जिसे आप आज कहते हैं, मुंबई तो खैर उस समय जाना ही नहीं हुआ हमारा, तो जैसे सारिका मुंबई से निकलती थी, कमलेश्वर संपादक हुआ करते थे, रवि भारती धर्मयुग के संपादक। दिल्ली में एक बार आया जब, तो बहुत हिम्मत करके एक दो कहानियां साप्ताहिक इंतजार में छप भी चुकी थी। इसके बाद भी मेरा साहस नहीं हो पा रहा था कि मैं मनोहर श्याम जोशी से मिलने जाऊं, क्योंकि संपादक भाई, लेखक को भी बड़ी बड़ी अजीब दृष्टि से हम लोग देते थे, बड़े बड़े लेखकों। हजारीलाल द्विवेदी से मिलने जाना हुआ तो मेरे हाथ पांव फूल रहे थे कि भाई जिनकी जीवनी रट रट के यार हमने हाई स्कूल इंटर पास किया है, कैसे इनसे मिले। तो मनोहर श्याम जोशी से मिलने के लिए कह रहा था कि पता नहीं मिलेंगे कि भी नहीं, मैं तो बात क्या करूं। लेकिन मिले साहब, थोड़ी देर तक बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा मुझे, शायद 10 मिनट से भी कम, और मैं गया और बिल्कुल वो अपने संपादक की कुर्सी से उठकर आ गए, और सोफा लगा हुआ था, वहीं सोफा बैठ गए और मुझे बैठाया वहीं। और वो तो लगे साहब कहानी में बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो लगे अपने संस्मरण सुनाने, मुझसे मेरे बारे में लगे सब पूछने, इधर उधर की बातें, जीवन के विभिन्न अनुभवों की बातें वो ज्यादा करते थे। लेकिन आज तो जिसको देखो वही संपादक के वो दफ्तर में बैठे, ऐसे भी लोग बैठे रहते हैं घंटों, है ना, देखा है मैंने। और सेल्फी खिंचवाते हैं यार संपादक के साथ। सेल्फी तो खुद ही खींचते हैं, हाँ सेल्फी तो खुद ही खींच लेते हैं। अच्छा, अभी आगे आप कुछ अभी नया लिख रहे हैं? हाँ देखिए, हाँ दिल्ली के में आने के बाद और खास तौर से जीनी जीनी पीनी चदिया के प्रकाशन के बाद, आपने खुद ही कहा शुरू, मैं तो कविताएं भी लिखा करता था, तो प्राय मेरे नाम के आगे लगा करता था कवि कथाकार अब्दुल रसूल। अब वो कवि गायब हो गया, कविताएं लिखनी भी बंद हो गई। जीनी जीनी पीनी चदिया से ऐसा घटा हुआ कि उससे कि मुझे लगा यार मैं क्या लिखूं, तो कविताएं उतना लिखनी बंद हो गई सर। तो अब कवि घटा गया, अब कथाकार अब्दुल रसूल। धीरे धीरे क्या हुआ कि कहानियां लिखनी भी कम हो गई मेरी, उपन्यास ये हुआ भाई उपन्यास ही लिखो। तो हालांकि अब कहानी उपन्यास दोनों के लिए कथाकार चलता है, वैसे ध्यान से देखा जाए तो लोग कहते हैं आप तो उपन्यासकार अब होकर रह गए हैं साहब। कहानियां दिल्ली में आने के बाद मैंने कुछ लिखी, या छोटी जगहों से जो दिल्ली आ जाते हैं उनके क्या अनुभव होते हैं, जो बहुत पता चला कि मेरे गांव से चले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी बिहार गांव से, बिहार से आ रहे हैं, बिहार के और उत्तर प्रदेश के ज्यादा लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, तो उनके अनुभव वो एक तरह से मेरे भी अनुभव थे, तो उन पर मैंने दिल्ली के अनुभवों पर कहानियां कई लिखी मैंने। उसके बाद धीरे धीरे कहानियां लिखनी जो है लगभग मेरी कम सी हो गई। पिछले वर्षों में जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, जब सेवानिवृत्त हुआ हूँ, मुझे लगता है शायद मैंने कुल मिलाकर 2 या 3 कहानियां लिखी और नहीं लिख पाता। तो बल्कि जब मैं बनारस एक बार गया हुआ था तो BHU में एक मेरा व्याख्यान रख दिया वहाँ अध्यक्ष महोदय ने, जो अगले दिन रिटायर होने वाले थे। तो ऐसे मुझसे वहां विद्यार्थी से ज्यादा दिल्ली जाने के बाद कहानी लिखना आपका कम क्यों हो गया? तो मैंने कहा भाई दिल्ली में एक तो अनुभवों का संसार बहुत सीमित हो गया है हम लोगों।
गांव में या छोटे शहरों में छोटे कस्बों में खूब निकलते थे, लोगों से मिलना जुलना होता था साहब, तरह तरह के पात्र मिलते थे, तरह तरह की घटनाएं सुनने में आती थी। यहाँ यहाँ जो है अनुभवों का संसार से उठता चला गया। मैंने कहा कि भाई दिल्ली में अच्छे लोग बहुत मिले, बुरे लोग भी बहुत मिले, लेकिन कहानी ना अच्छे आदमी पर लिखी जा सकती ना बुरे आदमी पर लिखी जा सकती। कहानी तो कोई दिलचस्प आदमी मिले तब लिखी जा सकती है। तो दिलचस्प आदमी बहुत कम मिलते हैं, नहीं के बराबर, तो कहानी कैसे लिखें भाई? तो मैंने कहा जैसे बनारस जैसे शहर में तो न जाने कितने दिलचस्प आदमी मिल जाएंगे, है ना। जैसे वहां एक मैंने उदाहरण भी दिया था कि एक व्यक्ति थे, उनका कहा मुगल सराय से बनारस आते थे, किसी मदरसे में पढ़ाते थे और फिर मुगल सराय लौटते थे। वो बस से आते जाते थे, वो बस वाला कोई उनसे किराया नहीं लेता था ना, और मामू मामू नाम से प्रसिद्ध थे। गर्मियों का दिन एक बार साहब बस रुकवाई एक जगह, कहा रुको मैं चाय पी कर आता हूँ। अब वो चले गए चाय खाने में, अब चाय बनवा रहे हैं स्पेशल, अब बन रही है चाय, वहां जून का महीना, बस भरी हुई है, बस में तड़प रहे हैं लोग। अब वो कंडक्टर ड्राइवर से कह रहे हैं चलाओ बस, कह रहे भैया हाथ से बैठे हुए हैं चाय स्पेशल ऑर्डर देकर। तब तक वो बहुत देर होने लगी, तो ड्राइवर ने कंडक्टर भेजा, कह रहे भैया जाओ देखो क्या कर रहे हैं, मामू से कहा कि जल्दी से पिए आए। तो गए, तब तक उसी समय चाय आई थी उनके सामने गरम गरम। तो कहा भैया ऐसी ऐसी हालत है, आप जब तक चलेंगे नहीं बस चलेगी नहीं, फ्री में, पैसा नहीं देना है मामू को। तो कहा वो लड़के को बुलाया चाय वाले को, कह रहे आज बर्फ का एक टुकड़ा ला के डाल दो इसमें चाय। भोजपुरी बर्फ का टुकड़ा वाला ताकने ऐसे कह रहे ले डाल लिया, बर्फ का टुकड़ा डाल इसमें। अब बर्फ का टुकड़ा डलवा दिया साहब, अब चाय ठंडी हो गई, गड़ाप पी। अब ऐसा कैरेक्टर जो है जब दिखता है ना, तो लगता है कि भाई इस व्यक्ति के भीतर कहानियां भरी हुई हैं। हाँ? तो ऐसे पात्र कहाँ मिलते हैं दिल्ली में देखने को? तो मैंने कहा, तो हंसे लोग, तो कहा कि हाँ ये बात तो है। मैंने कहा भाई ये जो है चलिए भाई धन्यवाद, किसी का इसमें सही कह रहे हैं कि व्यक्ति की रचना की पहचान होती है, बिल्कुल साफ कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपना विचार साझा किया। एक कैलाश मनार जी हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि एक कहानी मुझे बहुत याद आ रही है आपकी, मुर्गे की आत्मकथा की कहानी है शायद, मेरे ख्याल से आ गया लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ आ गया कि हाँ कैलाश मना। तो कैलाश मना जी आप भी तो कभी कुछ लिखा हुआ करते थे, जहां तक मुझे याद है, मनहर शब्द मुझे याद है। अभी भी बहुत लिख रहे हैं ये। हाँ, क्योंकि ये इस शीर्षक से मैंने देखा है, कुछ चीजें मैंने पढ़ी भी है लेकिन याद नहीं आ रहा है। जाहिर है कि मुर्गे की वो आत्मकथा है एक तरह से। तो उस छोटा सा उपन्यास है, वो लघु उपन्यास है, और उसका शीर्षक है दंत कथा। दंत कथा तो वो मुर्गे की आत्मकथा है। एक मुर्गा अपनी कहानी है, तो एक मुर्गा हुआ है, उसके यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं, तो वो योजना बनाते हैं कि भाई इसको काटा जाए, इसको हलाल किया जाए, किया जाए। लेकिन वो भाग जाता है मुर्गा कि अब साहब मेरा जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। तो छिपता फिरता है, वो छिपता छिपता जो है नावदान जिसे कहते हैं, नाली में घुस जाता है, और उससे फिर निकल नहीं पाता वो, ना आगे ना पीछे। तो बहुत दिनों में लगा सोचने के आखिर वो कितने दिन तक वो अंदर नाली की जिंदा रहा हो, कैसे जिंदा रहा। और मैं साहब आता हूँ कि फिर मैंने उसको जब लिखना शुरू किया, तो एक छोटा सा वो उपन्यासी बन गया। और वो पहले धारावाहिक छपा हिंदी में, इंडिया टुडे में उस समय में, और फिर बाद में किताब छपी, फिर उर्दू अनुवाद भी छपा हुआ उसका, फिर मराठी अनुवाद भी छपा है उसका, मराठी में किताब भी छपी है, बाद में उसका बंगला अनुवाद भी हुआ है। तो वो छोटी सी किताब लेकिन अलग अलग ढंग सा का है। वो एक पाठिका है रेणु यादव, वो कह रही कि आज के समय रेणु यादव जी कि आज के समय के लिए तटस्थ आलोचना स्वीकार नहीं, जो कि लिखा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आलोचना ही स्वीकार नहीं है, तटस्थ तो खैर, तटस्थ तो एक अच्छा शब्द हो गया कि, लेकिन आलोचना ये सही है कि वो सह नहीं पाते कि
और जो सहज आते हैं, मैं बता दूं, वो सहज आते हैं, वो कुछ कर गुजरते हैं। कई लेखकों ने मुझे जैसे कई बार फोन करते हैं, कहते हैं अमुक पत्रिका में मेरी ये कहानी छपी है और कृपया पढ़ कर बताएं। तो आमतौर पर जाहिर पत्रिका आती है, मैं पढ़ नहीं पाता, कभी कभी मैं पढ़ता हूँ। तो कई बार ऐसा हुआ कि पढ़ने के बाद जब मैंने उनको उनकी कमजोरियां बतानी शुरू की इस कहानी में, उनकी नहीं मतलब कहानी की, तो उनको अच्छा नहीं लगा। हाँ, उनको अच्छा नहीं लगा। कहा नहीं, फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, आपने ठीक से पढ़ा नहीं आपने, है ना। तो ठीक से पढ़ा। मैं एक बात बताऊं कि रामस्वरूप अणखी जैसे ना, तो वो तो पंजाबी के लेखक थे। तो एक डलहौजी में एक कार्यक्रम होता है, वो एक कहानी पंजाब नाम से एक संस्था है, अब उनके पुत्र चलाते हैं उसको, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पंजाबी के प्रोफेसर हैं। तो कहानी पंजाब नाम से पत्रिका भी निकलती है। तो कहानी पंजाब नाम से वो साल में एक बार 3 दिनों का एक कार्यक्रम रखते हैं डलहौजी में, जिसमें लोग आते हैं और कहानी पाठ करते हैं, और उसके बाद सब लोग उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। वहां मैंने देखा कि वहां विचारों को लोग गंभीरता से लेते हैं। एक आध बार किसी ने कुछ किया हुआ तो मैंने डांट भी दिया। मैंने कहा यार, अगर अपनी आलोचना मत न सुन सको तो मत आया करो ऐसे कार्यक्रम। अच्छा, अभी स्वप्निल श्रीवास्तव, अरे भाई, बहुत पुराने मित्र हमारे भाई, नमस्कार स्वप्निल जी। हाँ, आप बहुत दिनों के बाद, मैं भी आपको सुन तो नहीं रहा हूँ, आपका लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, और आपका फोटो अगर उन्हें लगा है उसको देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुन। तो आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं। मैं आपको सर ये गुजारिश करूंगा कि आप अभी नया लिखिए। अभी लेखन आपका खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप अब जिस तरह से बात कर रहे हैं वो पूरा किस्सा गोई से लबरेज आप अभी भी हैं। तो नहीं, मैंने लिखना बंद नहीं किया है, मैंने लिखना बंद नहीं किया है मैं। लेकिन वही बताया ना, ज्यादातर मैं अब कोई ना कोई उपन्यास, अब जैसे मेरे यहाँ सभी आया कुठाओं, तो अब कुठाओं आया, अब उसके बाद जब कुठाओं के बाद अब लगा सोचने कि अब क्या मुझे नया लिखना चाहिए, तो मैंने कुछ ना कुछ एक शुरू कर दिया, क्योंकि प्लॉट तो रहते हैं दिमाग में, वो खत्म तो होते नहीं, वो शायद मर जाऊंगा तब भी खत्म नहीं होंगे। मैं इतना होता है कि जीवन कम है, दिमाग में विचार इतने हैं और इतनी समस्याएं हैं, इतने तरह की चीजें हैं कि उसके लिए एक जीवन काफी कम है। तो उपन्यास के लिए तो मैं, आप सही कह रहे हैं कि मुझे कहानियों की रफ्तार थोड़ी बढ़ानी चाहिए। जो मैं 2 साल 3 साल में एक कहानी लिखता हूँ, तो कम से कम, ये कई लोग कहते हैं और आप भी कह रहे हैं, तो जाहिर है कि इस पर ध्यान दूंगा मैं, कि मैं कहानियां भी लिखूंगा। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों, हमारे दर्शकों को भी ये अच्छा लगा होगा। मैं नमस्कार करता हूँ आपको, अपने तमाम मित्रों और दर्शकों की तरफ से नमस्कार।